मैं तो इसलिए देखिए, मैं तो राजनीति शौक से करता हूँ। मैं तो करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है। मैं घूमता हूँ देहात क्षेत्र में, गरीब को मदद करता हूँ। मैं तो बोलूँगा जो मुझे ठीक लगे। हम धर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं नफ़रत फैलाने के लिए, दोनों तरफ से। ये कोई विशेष धर्म की बात नहीं है, सभी धर्म के जो कट्टर लोग हैं वो हावी हो गए। लेकिन ये लड़ाई लंबी है, जीतेंगे ज़रूर, हो सकता है समय लड़ेंगे, लेकिन ये लड़ाई भारत की आत्मा के लिए है। मैं ये जानता हूँ कि अगर इस देश को बचाना है तो कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा इस देश को बचा सकती है। भारतीय जनता पार्टी मन में ये एक बात उनका मन में घुस गया है कि इस देश के लोग नफ़रत के आधार पर वोट देंगे लगातार। ये इनके मन में बैठ गया कि हम कुछ भी कर देंगे, हम चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम कर देंगे, धर्म के नाम पर लोग को बांट करके कर देंगे और चुनाव जीत जाएंगे। हम अपराध के ऊपर ध्यान देते हैं और बहुत चिंता की विषय है। पर उससे ज़्यादा चिंता की विषय है कि जब आप थाने के हाजत में जाएंगे और एक मजदूर या ठेला वाला को देखेंगे हाजत में बंद छोटा छोटा आरोप के लिए, वो ज़्यादा चिंता के विषय है। क्योंकि इसमें पूरा जो है ना समाज ही खत्म हो रहा है, गरीब का कोई न्याय नहीं। फॉर्म्स पर इतनी चर्चा हो चुकी है, करना क्या है सबको मालूम है, लेकिन कोई भी नेता नहीं चाहता है कि पुलिस जो है स्वतंत्र और संविधान के प्रति काम करे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ खास व्यक्ति हैं और काफ़ी ही प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व हैं। हमारे साथ जो है पूर्व आईपीएस ऑफिसर और जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार जी हैं और उनसे हम बात करेंगे स्थानीय मुद्दे से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों पर, इसलिए कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आपने देखा होगा टेलीविजन पर कि वो अपने पार्टी के पक्ष बड़ी मजबूती से रखते हैं। सर, सबसे पहले बातचीत करने के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद शशि जी, नमस्कार। सर, 2011 में आप जमशेदपुर से सांसद बने थे, एक औपचारिक तरीके से आपने पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया था। आज 2021 हुआ। ये 10 साल का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा, और इसलिए कि आप 10 साल पुलिस का भी आपका सफ़र है, उसमें कितना अंतर है और इस पॉलिटिक्स की यात्रा को कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीतिक सफ़र मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया सफ़र रहा है। ज़िंदगी में उपर चढ़ाव कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन 10 साल में मुझे लगता है पूरे झारखंड के चारों तरफ हम घूम चुके हैं। देश के चारों कोने पर हम जाकर अलग अलग समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता से मुलाकात की। झारखंड में मुझे लगता है कि वैसे कोई प्रकरण नहीं होगा जिसका भ्रमण हमने नहीं किया है। तो अनुभव बहुत ही सुंदर रहा है। हम हमेशा कहते हैं कि राजनीति को एक सेवा के रूप में लीजिए। 2 तरह की राजनीति है और इस देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती, एक जनता के साथ संवाद बना करके उनका समस्या का समाधान करना, दूसरा पार्टी की राजनीति है। तो पार्टी की राजनीति में पूरा जो है अलग से शक्ति इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ जाती है, जो बहुत समय उतने जो है सकारात्मक नहीं होते हैं। तो पार्टी की जो राजनीति सर, उसमें कितने आप कंफर्टेबल, इसलिए कि आप देखिए, एक चीज़ है, पहला मकसद है कि आप पब्लिक और आम जनता का समस्या का समाधान करते रहे, सुनते रहे। बहुत समय काफ़ी बार तो ऐसी बात हो जाती है कि आप समाधान नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके बाद सुनने से जो है कम से कम आपके एक तो आपकी जानकारी बढ़ जाती है और उस व्यक्ति के लिए भी एक मल्लम के रूप में जो है आपका सुनना काम करता है। इस देश में हम पूरी तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो या नारेबाजी के माध्यम से जो है हम बहकावे में आ जाते हैं। और वर्तमान में जो देश की स्थिति है वो सचमुच में चिंताजनक है, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ना, गैस के दाम बढ़ना, बेरोज़गारी, स्कूलें बंद, स्वास्थ्य की चरमराती व्यवस्था, किसी को ध्यान नहीं है। कोई मुस्लिम बच्चा मंदिर में जाता है पानी पीने के लिए तो उसको पीट देते हैं। हम लोग अपने धर्म को भूल गए कि हमारे कोई भी धर्म, सभी धर्म का एक ही संवाद है, प्यार और सद्भाव। और
हम धर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं नफ़रत फैलाने के लिए, दोनों तरफ से। ये कोई विशेष धर्म की बात नहीं है, सभी धर्म के जो कट्टर लोग हैं वो हावी हो गए। लेकिन ये लड़ाई लंबी है, जीतेंगे ज़रूर, हो सकता है समय लड़ेंगे, लेकिन ये लड़ाई भारत के आत्मा के लिए है। और यदि हम अपने आप को पटरी पे नहीं लाएंगे तो जो सुनहरा भविष्य इस देश का होना चाहिए, मुझे लगता है उसको हासिल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वर्तमान की राजनीति जो है उस पर एक बहुत बड़ा रोड है स्पीड ब्रेकर को मान के जाइए। सर, अभी जैसे वर्तमान की आप बात कर रहे थे, बेरोजगारी और महंगाई ये बहुत बड़ी समस्या है और भाई बहुत सारी चीज़ें। आपने एक एपिसोड चला रखा है विकास का अपहरण, 74 मैंने अब तक देखा है कि आपने उसको बना चुके हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि इन समस्याओं के होने के बावजूद भी लोग इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। चाहे जो बात आप कहना चाह रहे हैं उससे कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो उबाल या वो गुस्सा क्यों नहीं देखा जा रहा, जिससे पहले जो है पेट्रोल और डीजल और महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर दिखा जाता है। कहाँ पार्टी कमी रह जा रही है? देखिए, कमी तो हम में भी है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही सुंदर विचारधारा वाली पार्टी है, लेकिन हमको और मजबूती से लड़ना पड़ेगा। और ये हमारे लिए भी लागू है। ये सिर्फ हम सोचते हैं कि सिर्फ राहुल जी करेंगे या सोनिया जी या कोई और करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो भी होगा, प्रदेश से लेकर के कोई भी पद पर हो, हम धरातल पर पब्लिक का बात नहीं सुन रहे, काम नहीं कर रहे। हम अपने ही में जो है उस विषय में ज़्यादा, और मैं अपने बारे में, पार्टी के बारे में कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि अगर इस देश को बचाना है तो कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा इस देश को बचा सकती है। सच में आप देख लीजिए निजीकरण जिस तरह से चल रहा है, बैंक के कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को अगर आप निजीकरण करेंगे तो आपको स्टूडेंट लोन कहाँ से मिलेगा। अभी हाल में स्टूडेंट लोन जो है 9.5% से लेकर के 10.5% के आसपास हो गई है। पहले जो है 7% के आसपास था, अब स्टूडेंट लोन और महंगा हो गया है देश में। अब पहले अब बेचारे बच्चे लोग फीस भर नहीं पाते थे, अब लोन इतना महंगा हो गया। तो अलग अलग, तो अगर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक नहीं होंगे तो मुद्रा लोन नहीं मिलेगा, छोटे छोटे उद्योगों का जो है लोन नहीं मिलेंगे, स्मॉल हेल्प ग्रुप जो महिला समूह है उसको लोन नहीं मिलेगा, बहुत अनेक समस्याएं हैं। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी मन में ये एक बात उनका मन में घुस गया है कि इस देश के लोग नफ़रत के आधार पर वोट देंगे लगातार। ये इनके मन में बैठ गया कि हम कुछ भी कर देंगे, हम चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम कर देंगे, धर्म के नाम पर लोग को बांट करके कर देंगे और चुनाव जीत जाएंगे। ये जरूर, ये रणनीति कुछ समय तक काम करती, जरूर अमेरिका में आपने देखा होगा, लेकिन मुंह तोड़ जवाब इस देश की जनता देगी। लेकिन उससे पहले हम लोग को जो है वो एक इस देश के सबसे पुरानी और एक प्रगतिशील विचारधारा वाली पार्टी कांग्रेस को धरातल पर जो है ना इन ताकतों को लड़ना पड़ेगा और मजबूती से लड़ना पड़ेगा और लोगों के बीच में जाकर समझाना पड़ेगा। हमारे विपक्ष प्रतिद्वंदी के पास पैसे बहुत है, नफ़रत बहुत है, नफ़रत की पूंजी उनके भरमार है, पर उसको लड़ना पड़ेगा। और ये लड़ाई लंबी है, लेकिन जैसे एक कहावत है कि आप लड़ाई में हारे या जीते मायने नहीं रखता है, लेकिन उस लड़ाई में किस तरफ से आप लड़ रहे थे वो ज़्यादा मायने रखता है ज़िंदगी के बारे में, कि वे वर यू स्टैंडिंग व्हेन द फाइट वाज ऑन विच साइड डिड यू फाइट, जो अंग्रेजी में बोलते हैं। दैट्स इम्पॉर्टेंट। सर, हम थोड़ी क्राइम की बात करेंगे। जब भी यहाँ क्राइम बढ़ता है तो आपके जो कार्यकाल है उसके लोग याद करते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं। तो आज इसलिए कि जब आप पुलिस में थे और जब यहाँ पर काम कर रहे तो उस समय इतना सिस्टम भी अपडेट नहीं था जो आज है। तो कहाँ पुलिसिंग में कमी रह जा रही है और क्या कुछ करने की हमें ज़रूरत है? नहीं, देखिए, पुलिसिंग तो पुलिस की जो सिस्टम है, पुलिस की सिस्टम में व्यापक रूप से बदलाव की आवश्यकता है। और हम ये कह रहे हैं क्योंकि जब हम एसपी थे तो किसी न किसी तरीके से उस बड़ी चुनौतियों के बावजूद, और हम ये नहीं कह रहे कि हम अकेले थे, हमारे साथ हमसे पहले और हमारे बाद भी बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर रहे हैं, अनेक रहे हैं, हज़ार। आप जूलियो रिबेरो जी को देख लीजिएगा, बहुत सारे अच्छे पदाधिकारी है, मीरा बोरवांकर है।
झारखंड में अनिल पलटा साहब जैसे अच्छे ऑफिसर्स भी रहे हैं। तो वैसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक घटना जो है दर्शाती है कि पुलिस की क्या बीमारी है। कानपुर में एक 13 साल की बच्ची की बलात्कार हुई। बलात्कार करने वाला दरोगा जी का बेटा और उनके दोस्त। जब पिताजी जाते हैं थाने में कंप्लेंट दायर करने के लिए, तो दरोगा जी का बेटा ने चेतावनी दिया था कि तुमको मारेंगे। दूसरे दिन पिताजी जाते हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि बेटी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के बाद चाय पीने के लिए जाते हैं, तो एक ट्रक उनको कुचल देता है। ये है भारत का पुलिस आज के डेट में। तो अब उसको व्यापक रूप से, अब बॉम्बे में जो बम का जो मुकेश अंबानी के घर के सामने जो मिला है, जो भी होगा, हमारे पार्टी सरकार में वहाँ पर है, लेकिन अगर कोई इस तरीके का हरकत कर ले तो इसका मतलब है कि पुलिस का नियंत्रण से बाहर हो चुका है। और नियंत्रण से बाहर होने वाली पुलिस जो है, वो रिया चक्रवर्ती को भी, बेगुनाह लड़की को जेल भेजेंगे, वो दीपिका पड़कोने से पूछताछ करेंगे, वो सुधा भारद्वाज जी जैसे भीमा कोरेगांव में फर्जी सबूत के आधार पर जेल भेज देंगे। और अभी तो रिपोर्ट भी आया था, उसमें जो है फादर स्टैन स्वामी है, नवलखा साहब हैं, सुधा भारद्वाज जी तो जज बन रही थी, मना किया था। तो ये पुलिस आउट ऑफ कंट्रोल है। तो हम क्राइम कंट्रोल कर लेंगे, बट अपराधी को पकड़ना एक पुलिस का काम है। लेकिन हु विल पुलिस द पुलिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के डेट में। आपको विश्वास नहीं होगा कि 1960 में सर मार्क करके एक पुलिस कमिश्नर थे लंदन मेट्रोपोलिस के, 1960 के दशक में। उन्होंने कहा था कि माय प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी is to ensure that the number of criminals inside is lesser than the number of criminals outside। इसका मतलब है कि पुलिस फोर्स के अंदर जो अपराधी हैं वो बाहर के अपराधी की संख्या में कम होनी चाहिए। ये हमारा काम है। ये पुलिस कमिश्नर इंग्लैंड का जो स्कॉटलैंड यार्ड का कमिश्नर ने 1960 में कहा था। आज तो उस तुलना में काफ़ी, तो आप देख लीजिए देश में क्या हो रहा है। और इंग्लैंड, ब्रिटिश मेट्रोपॉलिटन, लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस एकदम चेंज हो गया है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। पहले बहुत करप्शन था, न्यूयॉर्क पुलिस का भी बहुत करप्शन था। तो ये हर पुलिस का, लेकिन भारत में जो है पिछले 70 साल में उस तरह का एवोल्यूशन नहीं हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, एक चीज़, हम अपराध के ऊपर ध्यान देते हैं और बहुत चिंता की विषय है, पर उससे ज़्यादा चिंता की विषय है कि जब आप थाने के हाजत में जाएंगे और एक मजदूर या ठेला वाला को देखेंगे हाजत में बंद छोटा छोटा आरोप के लिए, वो ज़्यादा चिंता के विषय है। क्योंकि इसमें पूरा जो है ना समाज ही खत्म हो रहा है, गरीब का कोई न्याय नहीं है। मैंने पहले एक बार कहा था कि आदिवासी, दलित, मुसलमान आबादी के आधार पर मुझे 3 या 4 गुना ज़्यादा जो है जेल में बंद, आबादी के आधार पर, क्योंकि सबसे कमज़ोर है, बोल नहीं पाते, वकील के जो है संपर्क में नहीं रहते। तो पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस को कंट्रोल, और उसके लिए शशि जी, उसके लिए पुलिस रिफॉर्म्स पर इतनी चर्चा हो चुकी है। करना क्या है सबको मालूम है, लेकिन कोई भी नेता नहीं चाहता है कि पुलिस जो है स्वतंत्र और संविधान के प्रति काम करे, पॉलिटिकल संवैधानिक तरीके से काम करे। पुलिस जिस दिन संवैधानिक तरीके से काम करेगा तो आधा लोकसभा, पूरे विधानसभा सलाखों के पीछे देंगे बहुत सारे लोग, मेरा मतलब है। सर, बात झारखंड की करते हैं। जैसे आपने कहा इन 10 सालों में आपने झारखंड जब से पॉलिटिक्स जाना, झारखंड में इतना, जिस तरह से हम मिनरल्स की बात करते हैं, इतना रिच स्टेट है, इन कमी कहाँ रह जाती है कि यहाँ के लोग जो है, आप देख सकते हैं कि उनके शरीर पर आज भी कपड़े पहनने के लिए हैं, खाने के नहीं हैं। दिक्कत कहाँ हो जाए? क्या ये भी पॉलिटिकल सिस्टम की मानेंगे कि कमी है? देखिए, अगर आप झारखंड को किस तरीके नहीं, तो अर्थव्यवस्था अगर दुनिया भर में आप अगर देखेंगे, एक विचित्र खबर है इसमें। सिर्फ 2-3 देश जो हैं, जो अपने ज़मीनी संपदा, ज़मीन के अंदर जो संपदा है, कोयला हो, आयरन ओर हो, बहुत ही कम देश हैं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये 2 ही देश हैं। अमेरिका कुछ हद तक, अमेरिका भी, जिन्होंने ज़मीन से सोना निकाला, पेट्रोल निकाला, या कोयला निकाला और उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया। बाकी सब देश, अफ्रीका के देश देख लीजिए, मिडल ईस्ट का देश देख लीजिए, जहाँ जहाँ नेचुरल वेल्थ रहा ज़मीन के नीचे,
वहाँ पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और वहाँ की उस देश की जनता सबसे गरीब है, क्योंकि वहाँ पर संस्थाएं कमज़ोर हैं। ये देश में हमारी स्थिति, हम मानेंगे नहीं ये बात, लेकिन हमारी जो लोकतांत्रिक और सरकारी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। ऐसा नहीं कि 70 साल में कमज़ोर नहीं हुए थे, लेकिन आज के डेट में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। पहले भी कमज़ोर थी, ऐसा नहीं कि पहले कमज़ोर नहीं थी, लेकिन अब उसका जो गिरावट है इस रफ्तार से हो रही है। आज का अखबार में आया कि भारत जो है प्रेस फ्रीडम में 142 स्थान पर है। 142 यार, 160 देश में से, और हम बोलते हैं कि हम फ्री हैं। प्रेस फ्रीडम 142। हमको विश्वास नहीं होता था ये रिपोर्ट पढ़ करके, लेकिन इसका मतलब है कि बाकी देश हमसे अच्छा है। हमको लगता है कि बुरा नहीं है, आप टीवी इंटरव्यू ले रहे हैं, ये छपेगा, कोई गाली नहीं देगा आपको, गोली नहीं चलेगा हम पर नहीं, लेकिन अगर 170 पर पहुंच जाएंगे तो गोली भी चलेगी, और हमारे ऊपर और आपके ऊपर भी। तो जिस देश में कोयला हो, आयरन ओर हो, पेट्रोलियम हो, अगर उसके संवैधानिक संस्थाएं कमज़ोर होती हैं तो वहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत होगा, और वहाँ पर उस इलाके के लोग गरीब होंगे, और उनके जो शासक हैं वो मर्सिडीज बेंज में घूमेंगे, उनके पास प्राइवेट जेट होगा, वो करोड़ों खर्च करेंगे नेता को पार्टी देने में, या नेता ही हो सकता है व्यापारी बन जाए। ये इतिहास गवाह है। तो ये भारत की स्थिति है, झारखंड की स्थिति है। बड़े बड़े SUV में नेता और कुपोषण में सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये पुलिस हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, विधायक हो, सरकार हो, जुडिशरी हो, कोई न्याय नहीं दिला पा रहा है। पॉलिटिक्स में इतनी ईमानदारी से हर बात करते हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं खड़ी हो जाती है पार्टी प्लेटफॉर्म में, इसलिए कि तो आजकल तो बातें, हर स्टेटमेंट उस अनुसार से दिया जाता है कि कहाँ फ़ायदा होगा, कहाँ नुकसान है, उसको ध्यान में रखते हुए। देखिए, अभी क्या आप भी बयान देते हुए नहीं, मैं तो इसलिए, देखिए, मैं तो राजनीति शौक से करता हूँ। मैं तो करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है। मैं घूमता हूँ देहात क्षेत्र में, गरीब को मदद करता हूँ। मैं तो बोलूँगा जो मुझे ठीक लगे। जैसे मैंने महाराष्ट्र के बारे में बोला था, उस पर मैं एक स्तंभ भी लिखने वाला हूँ उस विषय पर, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो हुआ है महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी बीमारी की एक सिम्टम है। हमारी सरकार उसमें समर्थन कर रही कि नहीं, उससे मतलब मैंने नहीं लगता। अगर आप देशभक्त हो या देश के बारे में चिंता करते हैं तो उस विषय पर लिखना और बोलना ज़रूरी है। और वो सिर्फ महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है, वो सचिन वास का जो हरकत है वही कारण बनता है। कानपुर में दरोगा का बेटा उस बाप को मारने का, जो बस के नीचे कुचल दिया जाता है, कारण दोनों का एक ही है। तो उस पर लिखना ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है। जहाँ तक पॉलिटिकल बात है, मुझे लगता है कि आपको अगर इस देश से सचमुच में प्यार करते हैं तो आपको सही बात बताना पड़ेगा, पब्लिक को भी बताना पड़ेगा। मैं जो बोलता हूँ हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आते होंगे, कुछ भक्त लोग हैं जो पागल हो जाते हैं, जो नॉन भक्त लोग हैं वो भी पागल हो जाते हैं, लेकिन हम बोलेंगे। जो हम गलत करते हैं तो हम बोलेंगे, और बोलना ज़रूरी है, बोलना भी ज़रूरी है और समझाना भी ज़रूरी है। और उसको नाप तोल, यार मैं तो कभी नहीं सोचता कि नाप तोल करने की आवश्यकता है, ना पुलिस में किया। जिस कंपनी को हम चलाते हैं वो ये वैक्सीन और ये नया दवाई का आविष्कार करते हैं, उस कंपनी में मैं एक ही चीज़ सीखता हूँ रोज़, कि विज्ञान में सिर्फ सच ही होता है। आप विज्ञान को झूठ दे करके आप कर ही नहीं सकते। चाहे दवाई के आविष्कार में है या नहीं है, काम करता है कि नहीं करता है, खराब असर है कि नहीं है, वो ब्लैक एंड वाइट में है। उसी तरह से पॉलिटिक्स में ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए। अब लंबा सफ़र है, लेकिन जितना लंबा कठिन सफ़र होगा, लेकिन वो जो सफ़र है ना, उसमें जो है आप बढ़िया से अंग्रेज़ी या हिंदी का गाना बजाते हुए सफ़र करनी चाहिए। चलिए सर, लास्ट सवाल ये रहेगा, चुनाव में राजनीति में चुनाव लड़ना कितना ज़रूरी है, और अब चुनाव लड़ने को लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, पार्टी बोलेगी, अगर बताएंगे, आदेश देंगे लड़ने के लिए तो लड़ूंगा। बट मुझे लगता है कि RSS और BJP की लड़ाई जो उनके खिलाफ लड़ना बहुत ज़रूरी है। छोटा सा उदाहरण, क्योंकि लंबा हो गया। जब उत्तराखंड के
मुख्यमंत्री लड़की के जीन्स के बारे में टिप्पणी कर सकते हैं? अब बोलते हैं कि अश्लील है। अश्लील तो आरएसएस के मोटे लोग हाफ पैंट पहन करके अपना घुटना दिखाना, वो अश्लील है। वो सबसे अश्लील दृश्य है। बेचारी कोई लड़की अपनी स्टाइल लगा के, वो अश्लील एकदम नहीं है। नज़र वाले का अश्लीलता वो तो छोड़ दीजिए, जो देखता है उसके जो दिमाग में जो अश्लीलता है वो छोड़ दीजिए। लेकिन सचमुच में अश्लील दृश्य है कि अनफिट मिडिल एज मैन, अंग्रेज़ी में बोल रहा हूँ, जो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, वो हाफ पैंट पहने और अपने घुटने दिखाएं, उससे ज़्यादा खराब दृश्य या भद्दा दृश्य नहीं हो सकता है, और उसकी लड़ाई है। एक अभी थोड़ा सा सवाल सर, किताब में काफ़ी कुछ देख रहा, किताबों से आपकी कैसी दोस्ती? अब हर तरह की किताब हम देख रहे थे यहाँ पर आपके पास पड़े हुए, धार्मिक भी पड़े हुए हैं, यहाँ झारखंड के बारे में भी हैं और इंग्लिश, कई ऐसे किताब। तो किताबों से सर कैसी? मैं तो कोशिश करता हूँ हफ्ते में एक किताब पढ़ने का, मैं गोल रखता हूँ। तो करीब एक किताब में 400-500 की पन्ना के आसपास होता है, तो 70-80 पेज रोज़ रात को सोने से पहले। अभी 3 किताब महीने में हो जाता है, 4 नहीं हो पा रहा है, ये सच्चाई है। कितना टाइम निकाल पाते हैं? मैं रात को तो बिना 70 पेज 50 पेज पढ़े हुए मैं सोता नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि और हर तरीके का किताब पढ़ने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि अलग अलग विचार से आपको जूझना चाहिए। मैं तो सावरकर साहब का भी किताब पढ़ने के लिए ऑर्डर दिया हूँ। दीनदयाल उपाध्याय जी का भी किताब पढ़ूंगा, गोवालकर जी का भी पढ़ूंगा, क्योंकि जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इतनी कुत्सित विचार कहाँ से आई थी, और समझना जरूरी है। सिर्फ दिल से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सरदार पटेल हो, मैं अभी नेहरू जी का किताब डिस्कवर ऑफ इंडिया भारत एक खोज फिर से ख़त्म कर रहा हूँ। जब बचपन में पढ़ा था तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन नेहरू जी के पोस्टर पीछे है। लेकिन इस देश के सबसे विद्वान आदमी राजनीति में, कम से कम जो सचमुच में उनके, जो नेहरू को गाली देते हैं, वो नेहरू को कभी पढ़े नहीं है। बहुत सारे उनकी हो सकता है कि निर्णय में गलत रहे होंगे, लेकिन पढ़िए भारत एक खोज, और उसके बाद अगर आप नेहरू जी को गाली देना चाहते हैं तो अवश्य गाली दीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपका दिल जो है मानेगा उनको गाली देने के लिए उसके बाद, क्योंकि जिस तरह से भारत से प्रेम है, जिस तरह से देश से प्रेम है, जिस तरह से लोकतंत्र से प्रेम है, मैं तो नेहरू जी को उस किताब को फिर पढ़ने के बाद मेरे आंख और खुल गए हैं कि वैसे नेता, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, नेहरू जी, ऑब्वियसली महात्मा गांधी, वैसे नेता इस देश में, हमारी खुशकिस्मती थी आज़ादी के समय सब एक ही समय थे, और लगता है कि एक ही कोटा में सबको ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसके बाद उस तरह के नेता मिल नहीं रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ी बेबाकी से हर सवालों का जवाब दिया। हालांकि सवाल अभी कई थे, लेकिन समय की प्रतिबद्धता के चलते हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर कभी हम उन सवालों से भी रूबरू होंगे, लेकिन एक स्पष्ट जो है इन्होंने अपना जो है एक तरह से नज़रिया रखा है पॉलिटिक्स को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर। हालांकि पॉलिटिक्स में कम स्पष्टवादी लोग होते हैं। अपने सहयोगी CS राममूर्ति, सृजन और त्रिपुरारी गौतम के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।